चलिए जय हिंद। आज हम लोग एक आर्टिकल और कंप्लीट कर लेते हैं, टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। और क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आपका आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या मतलब, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो भी दुनिया भर के डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि लोकतांत्रिक देश हैं, उन सभी देशों में वाक्य अभिव्यक्ति यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बड़ा महत्व दिया गया है। महत्व इसलिए भी दिया गया है क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें कोई राजशाही वाला सिस्टम तो होता नहीं है, कोई ऐसा तो होता नहीं कि जो राजा होगा वंशानुगत होगा, हेरेडिटरी होगा, राजा का बेटा राजा बनता चला आएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर क्या होता है, तो होता ये है कि जनता ही एक तरह से आप उसको अपना राजा कह लीजिए या अपना प्रतिनिधि कह लीजिए या जनता की सेवा करने वाला सेवक कह लीजिए, वो जनता ही चुनती है, वो तय करती है। और जब इस तरह की बातों के लिए जनता को तय करना होता है कि हमारा अगला प्रधानमंत्री या हमारा अगला मुख्यमंत्री या हमारी अगली सरकार कौन सी होगी, तो उसको बहुत सारी चीजों पे चर्चा करनी होती है। और जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनको भी अपनी डिस्कशन करने का मौका मिलता है और वो अपनी बातें जनता तक ले जाती। तो इस परिप्रेक्ष्य में, इस कंटेक्स्ट में आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक केस था, शुरुआत में ही आया था 1950 में, उसमें ये कहा गया था कि जो रोमेश थापर का केस था, उन्हीं ने कहा था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है ये बेसिकली क्या है, ये किसी भी लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री का कह सकते हैं आधार है। और ये डेमोक्रेटिक कंट्री यानी जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके नेचर में ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आवश्यक रूप से, इसेंशियली रूप से उसमें जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, जब तक चर्चा नहीं होगी, डिस्कशन नहीं होगा, तो किसी भी सरकार को या किसी सरकार को चुनने में हमको मदद नहीं मिलेगी। इसलिए ये चीजें जरूरी हो जाती हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बेसिक बात हमको समझ में आ गई। और ये तो बेसिकली है पॉलिटिकल पॉइंट से, और हम लोग भी इंडिविजुअल भी कहते हैं कि हमको भी बोलने का अधिकार है और हमको भी अपनी वाक्य व्यक्ति का अधिकार है। तो वो चूंकि हम भी एक सिटीजन के नाते, एक नागरिक के नाते हम भी पॉलिटिकल प्राणी हैं और इसीलिए हमको ये सारे अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया शुरुआत में ही ये आपका रोमेश थापर का एक केस आया था जिसमें इसके एक तरह से कह लें कि इंपॉर्टेंस की बात बताई गई थी। अब दूसरी बात ये है कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 19 में आपको कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो इसको इस बात से समझिए कि आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। हमारा बेसिक कंसर्न केवल आर्टिकल 19 क्लॉज 1 से रहेगा, जिसमें वाक्य अभिव्यक्ति यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड बात की गई है। लेकिन फिर भी एक नजर में हम लोग समझने की कोशिश करें कि और बाकी क्या 6 अधिकार दिए गए हैं। तो जैसे एक एग्जांपल, एक उदाहरण समझते हैं, उसके सहारे आप ये 6 के 6 पॉइंट बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति, हम कोई नेता हैं, हम एक भाषण दे रहे हैं। तो भाषण हम दे कहाँ रहे हैं, भाषण हम दे रहे हैं जनता के बीच में। ठीक है, तो जनता के बीच में जो भाषण दिया जा रहा है वो क्या हो रही है, वो असेंबली हो रही है। अब फिर हमारे भाषण के बाद में उस जनता में से कुछ हमारे फेवर में आएंगे और कुछ हमारे अगेंस्ट जाएंगे। और जब वो कुछ हमारे फेवर में आ रहे हैं, कुछ अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो एक तरह से यूनियन या एसोसिएशन बना रहे हैं। ठीक है, और जब वो एसोसिएशन बना लेंगे या मिल जाएंगे, एक यूनियन बन जाएगी, तो अब क्या करेंगे, वो साथी हो गए और साथी घूमने निकल चलेंगे।
और जब घूमने निकल चलेंगे तो उसके बाद में जाहिर सी बात है कहीं थकेंगे, बैठेंगे और वहीं पे रिसाइड करने लगेंगे, वहीं पे रहने लगेंगे। और उसके बाद में जब रहने लगेंगे तो उसके बाद में उनको कमाने की भी जरूरत पड़ेगी। ये हमने अपने आर्टिकल 19 को समझने के लिए ये एग्जांपल सेट किया था। अब देखिए आर्टिकल 19 में पहला समझ लीजिए क्या है, 19 का क्लॉज 1 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसको किस बात से आप लिंक करेंगे, इसको इस बात से लिंक कर सकते हैं कि हम नेता और आपके सामने भाषण दे रहे हैं। फिर दूसरा क्या अधिकार मिलता है आपको, दूसरा अधिकार 19 में क्लॉज बी में है, आपको क्योंकि आपके सामने है तो हम ये क्या करना है, ये असेंबली करना है, असेंबली करने का अधिकार है, जलसा करने का अधिकार है। तो ये असेंबली का अधिकार आर्टिकल 19 के क्लॉज बी में दिया गया है। फिर इसके बाद में आर्टिकल 19 के क्लॉज सी में क्या दिया गया है, हमने आपको बताया कि जब हम आपको भाषण दे रहे हैं, भाषण में आप लोग हमारी बात से सहमत हो रहे हैं या असहमत हो रहे हैं, तो इस असेंबली के बाद में जो आप सहमत असहमत हों तो क्या करेंगे, फिर उसके बाद में यूनियन बनाएंगे या असेंबली बनाएंगे, एसोसिएशन बनाएंगे। ठीक है, एसोसिएशन जैसे पॉलिटिकल पार्टी है तो वो अपनी, या ट्रेड यूनियन है, या बहुत सारे लोग हैं अपनी यूनियन और एसोसिएशन बनाते हैं, वो पॉइंट हो गया। फिर चौथा पॉइंट क्या होगा, फिर चौथा पॉइंट होगा कि अब जब हमने एसोसिएशन बना ली तो उसके बाद में हम सब एक विचारधारा वाले व्यक्ति हो गए, हम उसको कहीं घूमने निकलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट टू मूवमेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो राइट टू मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो हम घूमने निकल गए। फिर उसके बाद में अब जब हम जाते जाते कहीं थक जाएंगे तो राइट टू क्या होगा आपका, रिसाइड हो जाएगा, भारत में कहीं पे भी निवास करने का अधिकार। ठीक है, और फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, आर्टिकल 19 के क्लॉज ई के बाद में एफ जो राइट टू प्रॉपर्टी का चला गया, एफ बचा जी। और इसके बाद में जब वहां रिसाइड कर जाएंगे तो हमको व्यापार करने की जरूरत पड़ेगी, ट्रेड करने की, पैसा कमाने की, बिजनेस करने की ये जरूरत पड़ेगी। तो आपने ये देखा कि हमने एक लाइन में पूरे के पूरे जितने आपके आर्टिकल 19 के अंतर्गत राइट टू फ्रीडम रिलेटेड थे वो सारे कवर कर लिए। एक बार चाहे तो फिर समझ लें भाई क्या होगा, हम नेता आदमी हैं, भाषण देने के लिए खड़े हुए हैं, भाषण हम लोगों के सामने देंगे, फिर मेरे भाषण के बाद हमारे भाषण से कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ असहमत होंगे, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी या एक एसोसिएशन बना लेंगे, दूसरे वाले दूसरी बना लेंगे। फिर इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में वो जो लोग एक ग्रुप में हैं वो लोग अपने साथ घूमने निकल जाएंगे, ये भारत में कहीं पे भी जाने का अधिकार हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब जाएंगे, थक जाएंगे, तो थक के कहीं ना कहीं वो रहेंगे, तो रहने का अधिकार आपका आर्टिकल 19(1) में हो जाएगा। उसके बाद में वो ट्रेड और बिजनेस करेंगे, जाहिर सी बात है सेट हो गए तो उनको व्यापार करने का ये अधिकार दिया गया है। मुद्दा हमारा इससे कम है, लेकिन हमारा इस पॉइंट से ज्यादा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से हमारी बात ज्यादा है। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, बोलने का अधिकार, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का अधिकार। हम अब एक बात और समझ लेते हैं कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल राइट हो एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है, और एब्सोल्यूट राइट नहीं होने का मतलब यह है कि कोई भी अधिकार अपने आप में पूर्ण नहीं होता, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात बताई गई थी, हम लोगों ने रीजनेबल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वैसे ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात भी है। तो अब सवाल ये कि क्या हमारे बोलने के अधिकार पर कोई रोक लग सकती है, या हमको बोलने का अधिकार जो है एकदम एब्सोल्यूट है, हम जो चाहे वो बोल सकते हैं कि कोई हमको रोकने वाला नहीं है, ये बात नहीं है। हमारे बोलने के अधिकार पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हो, और ये जो अधिकार है, ये जो रोक है, ये बेसिकली आप इसको अगर 3 ग्रुप में बांट लें तो 3 तरह से आसानी से आपको समझ में आ जाए। क्योंकि होगा ये कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आप वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से क्या समझते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन से क्या समझते हैं, और उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। तो अगर ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी समझ लेंगे तो आप इस चीज को आसानी से दिमाग में बैठ जाएगी। क्या है वो ये है कि जैसे सबसे पहला पॉइंट है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ
स्टेट। ठीक है, तो पहला आधार तो ये हो गया। फिर उसके बाद में आप ये कह सकते हैं कि जो आपका फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, तो फ्रेंडली रिलेशन का मतलब ये है फॉरेन स्टेट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे जो विदेशी राज्य हैं उनके साथ जो संबंध है, आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि हमारे उनके साथ संबंधों का प्रभाव पड़े। फिर तीसरी बात क्या हो सकती है? फिर तीसरी बात ये हो सकती है कि जो हमारी देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी है, एकता और इंटीग्रिटी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे इस पर प्रभाव पड़ता हो। फिर इसके बाद में क्या है, ये तीन देखिए हमने इसलिए इसको ग्रुपिंग कर लिए, ये तीन में कहीं ना कहीं स्टेट टर्म आएगा। स्टेट या राज्य कह लें या देश कह लें। पहला क्या है? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की सुरक्षा। दूसरा है क्या? फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, यानी कि विदेशी राज्यों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे हमारे दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध खराब हो। तीसरा है यूनिटी और इंटीग्रिटी, हम ऐसा भी कुछ नहीं बोलेंगे जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है? इसके बाद में है पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर का मतलब हो गया लोक व्यवस्था। हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे हमारी लोक व्यवस्था डिस्टर्ब होती हो। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट क्या हो सकता है? इसके बाद में है अगला पॉइंट मॉरलिटी एंड डिसेंसी। इसका मतलब ये होता है कि नैतिकता और जो आपकी शालीनता है, हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे हमारे या ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे जिससे जो नैतिकता या उसको शालीनता को प्रभावित करता हूं। फिर इसके बाद में ये दो चीजें इस बात से रिलेटेड हो गई। अगली तीन चीजें किस बात से रिलेटेड है? अगली तीन चीजें जो हैं कहीं ना कहीं अपराध हैं। कैसे अपराध हैं? कि एक तो आपका डिफेमेशन है। डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि, यानी कि हम अपने बोलने के अधिकार में कुछ ऐसा नहीं बोलने लगेंगे जिससे किसी की मानहानि होती हो। फिर उसके बाद में क्या है? फिर इसके बाद में आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे ऑफेंस का इंसाइटमेंट होता हो। इंसाइट करते, यानी कि जिसको कहते हैं कि किसी अपराध को करने के लिए उकसाना। तो यानी कि हमारा बोलने का अधिकार तो, लेकिन इस अधिकार में ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो किसी को अपराध को उकसाने वाला हो। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं भाई हमारा बोलने का अधिकार तो है, तो लेकिन इसके लिए हम ये नहीं कहें जाओ उसको मार दो, तो ये अपराध को उकसाना हो जाएगा और ये आपका एक तरह से अबेटमेंट है जो आईपीसी में 107 में बताया गया है। फिर इसके बाद में हो जाएगा डिफेमेशन हो गया, ऑफेंस का इंसाइटमेंट हो गया, और इसके बाद में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये होता है कि न्यायालय की अवमानना। तो हम अपने बोलने के अधिकार के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे या कुछ ऐसा व्यक्त नहीं करेंगे जिससे न्यायालय की अवमानना होती हो। तो देखिए, हो सकता हो केवल इतने से ही क्वेश्चन आपका बन जाए कि भाई आपका जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाक्य में अभिव्यक्ति का अधिकार क्या होता है उसको बताइए, और उस पर क्या क्या निर्बंधन यानी कि रिस्ट्रिक्शन यानी कि क्या क्या रोक लगाई जा सकती है वो बताइए। तो आपने देखा पहला अधिकार आपका बोलने का अधिकार था, दूसरा अधिकार आपका असेंबली करने का अधिकार था, तीसरा अधिकार यूनियन या एसोसिएशन बनाने का था, चौथा राइट टू मूवमेंट यानी पूरे भारत में कहीं घूमने का अधिकार था, चौथा कहीं पे भी बसने का अधिकार था, और पांचवा आपका व्यापार करने का अधिकार था। इस बोलने के अधिकार पे किन किन आधारों पर रोक लगाई जा सकती है? इस बोलने के अधिकारों पर 8 आधारों पर रोक लगाई जा सकती है। देखिए, हमको बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हर एक पॉइंट पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे केस लॉ हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं। तो पहला क्या है? राष्ट्र की अगर सुरक्षा की बात आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं बोलने दिया जाएगा जिससे उसकी सुरक्षा खतरे में बने। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, तो हम किसी विदेशी व्यक्ति के लिए, किसी विदेशी
मान लीजिए कोई हमारे देश में आया हुआ है, हमने उसको चीफ गेस्ट बना के बोला और उसके बाद में हम उसकी मानहानि कर रहे हैं या अपशब्द कह रहे हैं या इस तरह से कुछ कर रहे हैं, तो वो भी आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात हो सकती है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इसका मतलब यह है कि देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाली अगर कोई बात आप बोलते हैं तो उसको भी आपको बोलने नहीं दिया जाएगा और इस आधार पर आपको बोलने से रोका जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है कि पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है लोक व्यवस्था। तो लोक व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे लोक व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाए, झगड़ा फसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है, मॉरलिटी के आधार पर आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे हमारी जो नैतिकता है वो उसको प्रभावित होती है, नैतिकता के अगेंस्ट हो, अश्लील हो, इस तरह का कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इसमें भी एक बहुत बढ़िया सा केस था, रंजीत डी उडेसी के नाम से एक केस था, जिसमें एक लेडी चटर्जी लवर करके एक किताब थी, उसको अश्लील माना गया था कोर्ट ने, फिर उसमें डिफिनेशन भी दी थी। तो बहुत सारी चीजें। डिफेमेशन आप जानते हैं, आईपीसी आप पढ़ा हुआ है, डिफेमेशन का क्या मतलब है, ठीक है। ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट का क्या मतलब है, तो किसी अपराध को करने के लिए उकसाना। तो बोलने के अधिकार में ऐसा नहीं कि आप किसी को जाके उकसा लें। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या मतलब है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप सेकंड सेमेस्टर में अभी पढ़ रहे होंगे, प्रोफेशनल एथिक्स में आएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये चीजें तो हमने एक बेसिक बात समझ ली, ठीक है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि मीनिंग क्या है इसका, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। तो मतलब क्या होता है इसका अर्थ क्या होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकें, ठीक है। अब ये अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो आप बोल कर करें, चाहे लिख कर करें, चाहे इशारों में करें, चाहे वो जो कार्टून वगैरह होते हैं उसको बना के करें। तो कुल मिला के इस स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि आप अपनी बात को दूसरे तक जो कम्युनिकेट करते हैं वो आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। और एक्सप्रेशन का बेसिकली मतलब ये अभिव्यक्त करना, आप किसी भी तरह से अपनी बात को अभिव्यक्त एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर इसी में एक बात और भी कि जो एक्सप्रेस टर्म करना होता है, तो एक्सप्रेस किसके सामने होगा, मतलब हम किसी बात को अभिव्यक्त करेंगे तो किसके सामने करेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दिखता है हम किसी न किसी के सामने तो अभिव्यक्त कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो बेसिकली ये जो एक्सप्रेस करने वाला टर्म है, अभिव्यक्त करने वाला टर्म है, ये प्रेस की स्वतंत्रता से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि एक्सप्रेस करने के अंतर्गत आप कहीं ना कहीं दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाना भी शामिल है, यानी कि अपनी बात को, अपने व्यूज को, अपने विचारों को दूसरे तक जो कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे तक जो प्रोपोगेट करते हैं, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे अभी हम लोग जब प्रेस पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि एक्सप्रेस करने का मतलब है कि अखबार का सर्कुलेशन भी इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि जब तक अखबार सर्कुलेट नहीं होगा तो एक्सप्रेशन ही नहीं हो पाएगा, आपकी बात ही दूसरों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसीलिए अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए इतने ये 3 पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए। तो अब क्या है कि चूंकि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी तरह से कुछ भी पूछ ले, लेकिन आप पूरा पेपर करके आना। तो अब एक चीज और समझ लेते हैं, राइट टू नो। राइट टू नो का मतलब होता है जानने का अधिकार। तो आर्टिकल 9, मान लीजिए हो सकता है आपका 4 नंबर या 6 नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन हो वो भी इसमें आ सकता है, और नहीं तो लॉन्ग अगर क्वेश्चन आए तो ये पूरा पूरा कवर हो ही रहा है, ठीक है। तो अब देखिए राइट टू नो का मतलब है जानने का अधिकार, और एक PUCA लिखा हुआ है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2004 वाला का केस है। इसमें ये कहा गया था कि भाई ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जितने भी पब्लिक एक्ट यानी कि जितने भी सरकारी काम होते हैं वो क्या कर रहे हैं, ये हमको जानने का अधिकार है। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत राइट टू नो यानी कि जानने का अधिकार भी इसके अंतर्गत आता है। तो आप ये केस याद कर लीजिएगा, पीयूसीएल करके, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूओआई मतलब यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें ये कहा गया था जो भी सरकारी, और इसी के बाद से आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इसी लॉ के बाद से लाया गया। अच्छा, तो और इसके बाद में एक और है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, एडीआर करके हमने लिखा है, आप भी शॉर्ट में याद रख लीजिएगा कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म होगा। तो ये जो है ये भी एक बहुत अच्छा केस इसमें हुआ था, और इसको हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, ऊपर आरटीआई लिखा हुआ है और इसको वोटर राइट करके लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए कितनी अच्छी बात कही गई थी। इसमें एक आता है कि भाई ये जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र तब तक बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा या बहुत अच्छे से आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि वोटर जो वोट देने जा रहा है उसको अपने कैंडिडेट के बारे में ना पता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी को वोट देने जा रहे हैं तो हमको उसके जो एंटीसीडेंट हैं, जो उसके जो पुराने कह लें काले चिट्ठे हैं, जो उसकी पूरी बैकग्राउंड है, पूरी हिस्ट्री, वो हमको मालूम होनी चाहिए। इसीलिए अब आप देखते हैं कि ये जो अब जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो उसको अपना पूरा डिटेल देना पड़ता है कि भाई हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमारे ऊपर इतने मुकदमे, हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतना सब कुछ है। तो क्योंकि जब हम ये जानेंगे तभी हम तय कर पाएंगे कि भाई हमको किसको वोट देना है। इसीलिए ये केस याद रख लीजिएगा, लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो इतनी बात भी लिख देंगे तो भी आपका क्वेश्चन बेहतरीन चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो आरटीआई का आधार है। दूसरा हो गया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसमें आपको जो वोटर्स के राइट की बात थी, यानी कि अपने कैंडिडेट के बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए कहा गया कि भाई जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम अपने से अच्छे से लोकतांत्रिक सिस्टम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आपको राइट टू नो भी समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या जानने का अधिकार भी शामिल है? हाँ भाई, जानने का अधिकार भी शामिल है। ये बात आपको समझ आ गई। फिर एक क्वेश्चन यहीं पे होता है, क्या जानने के अधिकार के साथ साथ क्या फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी, क्या बोलने के अधिकार के अंतर्गत चुप रहने का अधिकार भी आता है? तो ये बात भी है कि ये पुराना केस है, बिजोय इमैनुअल वर्सेस केरला के नाम से एक केस था और काफी पुराना केस है। तो इसमें कोर्ट ने कहा था कि भाई आपके बोलने के अधिकार के अंतर्गत आपका चुप रहने का अधिकार भी आता है। इसमें फैक्ट क्या थे? इसमें एक कम्युनिटी थी, कम्युनिटी का नाम है इजोवा। देखिए कम्युनिटी का नाम हम बोल रहे हैं, बहरहाल केरल की कम्युनिटी थी, अभी नाम आ जाएगा। ये उस कम्युनिटी के 3 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते थे। जिस वक्त राष्ट्रगान होता था तो ये बच्चे अपने चुप रहते थे, राष्ट्रगान साथ साथ नहीं गाते थे, क्योंकि इनके धर्म के हिसाब से इनके ईश्वर के अलावा किसी दूसरे की प्रशंसा करना शायद नहीं परमिटेड था। तो इस वजह से ये चुप रहते थे, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट ये पूरे सम्मान के साथ खड़े रहते थे और बोलते नहीं थे, राष्ट्रगान साथ में नहीं गाते थे। तो हुआ ये कि इनको स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, और फिर इन्होंने हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने भी जो स्कूल का फैसला था इनको बाहर कर देने का, उसको हिट किया। फिर ये अपील में सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान गाने के समय चुपचाप खड़ा है तो उसका बोलने के अधिकार के अंतर्गत चुप रहने का भी अधिकार शामिल है, और इसलिए उन्होंने जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसको एक तरह से रिवर्स कर दिया। तो अब आपको दूसरा क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी इसके अंतर्गत आता है? बिल्कुल आता है।
ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस इसलिए समझ लीजिए, हमने जैसे अभी शुरुआत में बताया था कि जो इंपॉर्टेंस क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तो ये प्रेस है, ये अखबार हैं जो जनता की, जो सरकारों की बातों को जनता के सामने लाते हैं, और इसलिए इनकी स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप ये समझ लीजिए कि जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस की फ्रीडम के लिए स्पेसिफिकली प्रोविजन रखा गया है, एक आर्टिकल बाकायदा उसमें लिखा हुआ है जिसके तहत उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान किया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है इसको हमने आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही रखा है, ठीक है। आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत ही ये प्रेस की फ्रीडम रखी गई है। क्यों रखी गई, इसके संबंध में डॉक्टर अंबेडकर साहब का एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है। उन्हीं ने ये कहा था कि भाई एक बात समझिए कि ये जो प्रेस वाले हैं, और प्रेस में कौन प्रेस चला रहा है, या तो उसके एडिटर वगैरह हैं या जो मैनेजर वगैरह हैं वो इस प्रेस को चला रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं, या उनके पास भी वही अधिकार हैं जो एक सिटीजन के पास हैं। तो जब वो उनके पास एक सिटीजन के नाते बाकी सारे अधिकार हैं जो एक प्रेस के लिए होने चाहिए, और प्रेस भी कहीं ना कहीं उन्हीं एडिटर और मैनेजर्स के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमको अलग से प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात यही थी कि जब जो बात इंडिविजुअल को मिलती है वही एडिटर और उनके जो भी मैनेजर हैं और जो भी प्रिंटर हैं उनको भी मिलती है, तो अलग से किसी राइट को बनाने की जरूरत नहीं थी। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत और क्या क्या चीजें आती हैं। तो प्रेस की हमने आपको बताया कि भाई जाहिर सी बात है जो भी चीजें हैं उनको लाना है। तो प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये है कि जो अखबार होंगे उस पर प्री सेंसरशिप नहीं होगी। और प्री सेंसरशिप का मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं होगा कि सरकार ये कहे कि भाई ऐसा है जो भी आप अखबार में निकालोगे पहले हमको दिखा लोगे। इस तरह का एक शुरुआत में ही केस आया था, ब्रजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये देखिए हमने केस लिखा हुआ इसीलिए पहले से कि शॉर्ट में समझ जाएंगे। तो ये ब्रजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, ये क्या था कि इसमें एक लॉ था ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट, बेसिकली पंजाब में लागू था और दिल्ली में चीफ कमिश्नर महोदय होते थे, और उन्हीं ने इस कानून को अपने दिल्ली में लागू कर लिया था। क्योंकि एक आपने अगर थोड़ा सा पढ़ा हो तो एक दिल्ली लॉज करके एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उसमें इसी तरह से बातें थी, वो की गई थी। उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं कि पंजाब का कानून दिल्ली में लागू कर लिया गया। 1949 की बात है। क्या था उस कानून में? उस कानून में ये कहा था चूंकि उस वक्त बंटवारे का माहौल चल रहा था, बहुत सारी सेंसिटिव चीजें चल रही थी, माहौल कह सकते हैं कि ठीक नहीं था, और इस वजह से दिल्ली में जो चीफ कमिश्नर साहब थे उन्होंने इस लॉ को वहां पर लगा दिया, और उसका प्रभाव ये हुआ कि उसके द्वारा ये आदेश दिए गए कि जो भी अखबार छपेंगे और जो भी पाकिस्तान से रिलेटेड या उससे रिलेटेड आपके कम्युनल जो भी न्यूज होंगी वो सारी गवर्नमेंट को दिखा के ही आगे छापी जाएंगी, ठीक है। तो कोर्ट ने इस आदेश को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए उसको मना कर दिया, कहने भाई ये जो है प्री सेंसरशिप नहीं चलेगी, और ये कहीं ना कहीं आपके आर्टिकल 19 का वायलेशन है। तो आपको ये केस समझ में आ गया, नो प्री सेंसरशिप, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। नो प्री स्टॉपेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक तरह से ये भी समझ लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए कोई अखबार में कोई न्यूज छपने जा रही है या कोई आर्टिकल छपने जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको छपने से पहले ही रोक दिया जाए। बेसिकली इसमें क्या था कि एक ये आर राजगोपाल वर्सेस तमिलनाडु का एक केस था। इसमें हुआ ये था कि एक जो कैदी था, जैसे बहुत सारे कैदी होते हैं, बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति रहा होगा, मतलब नामी ग्रामी अपराधी रहा होगा, और तो उसके
शायद बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस थे या जो बहुत सारे हाई डिग्निटरीज ऑफिसर्स थे उनसे संबंध थे, और उनको जो लोग थे ये हाई पोस्ट वाले, उनको ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो इससे संबंधित जो भी बातें छपे तो वो कहीं ना कहीं हमको भी खतरे में लिया है। तो शायद इसमें यही था कि इसमें इन लोगों ने इनकी जो भी आर्टिकल वगैरह या जो भी बायोग्राफी वगैरह शायद आर्टिकल छपना था उस पर रोक लगाने की बात करी थी, तो और इस पर रोक लगा दी थी। तो कोर्ट ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप पहले से किसी आर्टिकल वगैरह के छपने से पहले उस पर रोक नहीं लगा सकते। अच्छा, आधार क्या लिया था, इन्हीं ने कहा था कि इसमें ऐसे कंटेंट हो सकते हैं जो डिफेमेटरी हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़े से सेंसिटिव हो सकते हैं, या इस तरह की कोई बात लगाई कि इससे मानहानि कारक कथन हो सकते हैं, और इस मानहानि कारक कथन यानी कि डेफेमेटरी स्टेटमेंट के आधार पर इन्हीं ने रोक लगाने की बात करी थी। तो कोर्ट ने कहा नहीं भाई आप पहले से स्टॉप नहीं कर सकते किसी भी तरह के आर्टिकल के पब्लिकेशन से। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि भाई फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन। अब फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन का से रिलेटेड दो केस हैं, आप याद रख सकें तो रख लीजिएगा, और नहीं तो फैक्ट भी लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा। एक रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है। इसमें क्या था, इसमें मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट था, और इसमें शायद एक ये जो रोमेश थापर थे इनका अखबार था, ये महाराष्ट्र में अखबार छपता था और शायद यहाँ पे आके सर्कुलेट होता था। तो ऐसी ही कुछ ऐसी बातें की जिसके आधार पे ये इन्होंने कहा कि भाई ये अखबार नहीं आना चाहिए, और कुल मिला के उस अखबार के सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब होता है वितरण करना, किसी चीज को सर्कुलेट करना, उसके वितरण यानी कि वहां से लाके यहाँ जो पेपर इनका छप रहा था बिक रहा था उसको इन्होंने रोक लगा दी। तो कोर्ट ने यही कहा भाई ये सर्कुलेशन को रोक लगाना मतलब आपने आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रोक लगाने के बराबर है, और ऐसा नहीं किया जा सकता। फिर एक बड़ा मजेदार केस, मजेदार ही कहेंगे, सकल पेपर्स के नाम से था। एक सकल पेपर्स के नाम से था कि जैसे मान लीजिए सकल पेपर्स लिख लेते हैं पहले, सकल पेपर्स केस। ठीक है, हुआ क्या इसमें कोर्ट ने एक पॉलिसी लाए थे, पॉलिसी का एक कानून वगैरह लाए थे जिसमें पेपर से रिलेटेड था कि आप ये नियम रख दिया गया कि भाई आप जो पेपर छाप रहे हो, छापते हो बहुत अच्छी बात है, अब मान लीजिए अगर आपको अपने पेपर के पैसे बढ़ाने हैं तो आपको उसके पेजेस भी बढ़ाने होंगे। मान लीजिए कोई पेपर उस वक्त मान लीजिए 2 रुपए का पेपर है और वो 10 पन्ने देता था, उस अखबार में 10 पन्ने होते थे। तो अब क्या है, अगर ये कह रहे हैं कि अब हमको ये पेपर 2.5 रुपए का करना है तो नियम ये रखा गया है इसके अंतर्गत फिर आपको इसमें पेपर भी बढ़ाने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ अगर यही ये कह दे कि भाई हमको पेपर अब 2.5 रुपए का करना है, मतलब 1.5 रुपए का करना है, तो इनके हिसाब से, इस रेगुलेशन के हिसाब से आपको पेपर में उसी रेशियो में आपको अपने पेजेस में भी कमी लानी होगी। तो ये जो सकल पेपर्स वाले थे इन्हीं ने कहा कि भाई इस तरह से तो आप जो है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रोक लगा रहे हैं। कैसे रोक लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि हम अपने पेपर में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट रखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा बातें उनको पहुंचाएं, तो आप मेरे ऊपर कंपल्शन क्या कर रहे हो कि अब आपको पेपर का दाम बढ़ाना पड़ेगा। हम पेपर का दाम नहीं बढ़ाना चाहते, हम पेपर के पेजेस बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन रूल क्या कहता है कि आपको पेपर के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा भाई, दूसरी तरफ अगर मान लीजिए हम 1.5 रुपए में 2 रुपए में 10 पेपर दे रहे थे, हम ये कहते हैं अच्छा चलो भाई हमको जनता ज्यादा से ज्यादा पेपर पढ़े इसलिए हम पेपर कम करे ले रहे हैं, पेपर के पैसे कम करे ले रहे हैं। तो लॉ क्या कह रहा था, रूल क्या कह रहा था कि आपको पेपर के पेजेस भी कम करने पड़ेंगे। अब पेपर के पेजेस कम हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो जानकारी है जनता के पास जाने वाली वो जानकारी कम हो जाएगी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं जो आपकी वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। इसलिए ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार ये जो है चलने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब हमको लगता है कि आपका बढ़िया जब क्वेश्चन तैयार हो जाएगा
कहीं पे भी लिख के आ जाएंगे, चल जाएगा। ठीक है।